अफसोस की बात है कि पूंछ में मरने वाले लोगों में 3 या 4 मासूम बच्चे हैं जो 8-9 साल की कम उम्र के हैं। ये तो और उरी में कई लोग जख्मी हैं। तो इससे एक बात जाहिर हो एक्सपोज करती है पाकिस्तान को कि उनके जो मुल्ला मुनीर साहब बोल रहे थे टू नेशन, ये क्या है? फिर मरने वाले मुसलमान भी शामिल है। तो पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है ना कश्मीर के मुसलमानों से। पर हिंदू और मुसलमान दरमियान और नफरतों की दीवार में इजाफा कैसे करें? कश्मीर के नौजवानों को उनकी वजह से कई मुसीबत और मसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कोई हो ना हो उससे मतलब अलग बात है। लोग आएंगे जाएंगे मेरी तरफ, उनकी फैमिली सामने, बच्चों के सामने गोली मार देंगे। उनके वालिद को किसी 6 दिन की दुल्हन के सामने आप 7वें दिन उसके पति को आप गोली मार देंगे। कोई 2 महीने के बाद शादी करनी है, आप उसके सामने उसके शौहर को मार दिए। ये इनको समझना चाहिए कि भैया तो अल्लाह की रहमत सब पे बरसती है जो नेक होता है। तुम अगर कत्ल करोगे, तुम किसी को बेवा करोगे, तुम किसी बच्चों को यतीम करोगे, तुम तो जुल्म कर रहे हो ना। तुम कौन सा नेक काम कर रहे हो बताओ? 26/11 में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ओवैसी साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए। दोस्तों, ओवैसी साहब ने बहुत ही भयंकर तरीके से पाकिस्तान पर बरस पड़े। वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनिए दोस्तों ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अभी हमारे विदेश सचिव ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर है, अगर वो हमें टारगेट करेंगे तो हम तगड़ा जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल। पूंछ में तो उन्होंने जो बर्बादी मचाई है, 16 या 20 के करीब लोगों की उन्होंने हत्या की। वहाँ पर उनकी मौत हुई है पाकिस्तान की शेलिंग फायरिंग की वजह से। एक गुरुद्वारे को कम्प्लीटली डैमेज किया गया, मसाजिद को, घरों को निशाना बनाया गया। और अफसोस की बात है कि पूंछ में मरने वाले लोगों में 3 या 4 मासूम बच्चे हैं जो 8-9 साल के कम उम्र के हैं। तो ये तो और उरी में कई लोग जख्मी हैं। तो इससे एक बात जाहिर एक्सपोज करती है पाकिस्तान को कि उनके जो मुल्ला मुनीर साहब बोल रहे थे टू नेशन, ये क्या है? फिर मरने वाले मुसलमान भी शामिल है। तो पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है ना कश्मीर के मुसलमानों से। उनको नफरत है मुसलमानों से, भारत के हिंदू से, हर धर्म के मानने वालों से नफरत है। और वो बदबख्ती ये है उनकी कि वो अपनी इस नफरत को इस्लाम की बातें करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम का ताल्लुक ही नहीं है। आपका वजूद में आना और आपका वजूद में रहना सिर्फ इसीलिए है कि बस हर पड़ोसी को तंग करो, हर पड़ोसी के खिलाफ, खासतौर से भारत के खिलाफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दरमियान और नफरतों की दीवार में इजाफा कैसे करें? कश्मीर के नौजवानों को उनकी वजह से कई मुसीबत और मसाइब में मुब्तला कर दिया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कश्मीर का मुसलमान, कश्मीरी लोग इन बातों को महसूस कर चुके हैं और एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है। मैं तो भारत सरकार से अपील भी किया हूँ आज मीटिंग में भी कि आपके पास एक तारीखी मौका है, आप कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान को, मगर कश्मीरियों को करीब करिए, अडॉप्ट करिए उनको। ये बहुत जरूरी है। आपकी स्टेटमेंट में और ऑल पार्टी में क्या बातें हुई, आपने क्या बातें कही? सरकार की तरफ से काफी चीजें बताई गई आप लोगों को, क्या कुछ रहा? सरकार बता सकते हैं? जो सरकार की तरफ से बातें हुई वो सरकार बताएगी, दूसरी पार्टी बताएगी। हमने अपनी पार्टी की तरफ से, एमआईएम की तरफ जो कहा है वो ये है कि हमने कॉम्प्लीमेंट किया हमारे उस मुल्क की दिफाई ताकतों, फोर्सेस को। हमने अपने कॉम्प्लीमेंट किया भारत सरकार को। हमारा ये बोलने के बाद हमने ये कहा कि जो टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहलगाम में हत्या किया उन्होंने 26 टूरिस्ट की, उनको पूरे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर उनके खिलाफ सैंक्शंस हों, उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। और ख़ास तौर से हमने हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड किया कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करिए कि वो उनको अपने मुल्क में फ़ॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। और साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए से हमने ट्रेड डील की है। टैरिफ तो बहुत गिर गए हैं। तो अब जब टैरिफ इतने गिर गए हैं तो उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि ग्रेट ब्रिटेन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट करे। और ये दोनों, यूएसए और यूके, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हम मदद करें भारत की और इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। चाइना से हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत सरकार चाइना को भी समझाए कि आपका जो ट्रेड भारत से उतना तो पाकिस्तान से नहीं, आप उल्टा पाकिस्तान को पैसे देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा। जब तक ये नहीं करेंगे हम ये पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाफिज़ अब्दुल रहीम, जो कल हमारे उनके हेडक्वार्टर्स पे जो आतंकवादी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, उसके बाद जो नमाज जनाजा हाफिज़ अब्दुल पाकिस्तान की फौज थी, पाकिस्तान के झंडा में लपेटा गया। नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। वो उससे बढ़कर क्या है कि ये हाफिज़ अब्दुल रऊफ जो है, या रहीम जो भी नाम है उनका, वो हाफिज़ सईद के बेटे हैं और यूएसए में ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये शख्स, उनके पीछे पूरे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े हुए हैं और उनके पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है। इसको समझने की हमको जरूरत है। और इस शख्स ने, हाफिज अब्दुल रहीम ने, फरवरी 2025 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने एक तकरीर की जिसमें भाषण उन्होंने कहा कि हम पूरा 2025 में हम भारत में जिहाद करेंगे। तो क्या मतलब है ये? आप इस तरह की बकवास बकेंगे और आप समझते हैं कि हम लोग हमारे मुल्क के लोगों की कत्ल गारतगिरी को बर्दाश्त करेंगे? कौन सा मुल्क बर्दाश्त करेगा ये? प्राइम मिनिस्टर कोई हो ना हो उससे मतलब अलग बात है। लोग आएंगे जाएंगे मेरी तरह, मगर मुल्क तो रहेगा ना।
मुल्क की इंटीग्रिटी, मुल्क का सिस्टम है, उसमें तो हिफाजत करना ज़रूरी है कि बसने वालों को। ऐसा तो कोई अगर आप उनके फैमिली के सामने, बच्चों के सामने आप गोली मार देंगे, उनके वालिद को, किसी 6 दिन की दुल्हन के सामने आप 7वें दिन उसके पति को आप गोली मार देंगे, कोई 2 महीने के बाद शादी करनी आई, आप उसके सामने उसके शौहर को मार दिए, ये क्या है फिर? ये कौन कौन खामोश बैठेगा? अब वैसे साहब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तुर्की ने सपोर्ट किया है उन्हें, वो एक वाइडर कॉल दे रहे हैं कि हमें खड़ा होना होगा, ये साथ रहने का वक्त है। इस तरीके का एक रिलीजियस एंगल भी पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है। हम तुर्की सपोर्ट कर रहा है। हम तुर्किया के जो सरबराह है, उनके जो प्रेसिडेंट है जनाब तैयब अर्दोगान साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप ये मत भूलिए कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा गयूर मुसलमान रहते हैं और उनसे ज़्यादा मजहबी हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे पास बड़े तारीख़ी मदरसे हैं, मगर यहाँ के मदरसों में और वहाँ के मदरसों में फ़र्क ये है कि यहाँ के मदरसों के बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान किया, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना इफ्ज़ुर रहमान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मोहम्मद अली जौहर हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, मौलाना काफ़ी हो। क्या यहाँ के मदरसों ने कोई ऐसी बात कही कि दहशतगर्दी को उन्होंने कहा कि आप करिए, लोगों की जान लें? और हम तैयब अर्दोगान साहब को ये बताना चाहेंगे कि आप ही के मुल्क में, तुर्किया में, बरसों से बास कुर्दिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके ऊपर हमला करते हैं। आप उस वक्त इराक में जाकर हमला करते, हालिया सीरिया में आपने जाकर उन पर हमला किया क्योंकि वो तुर्किया में दहशतगर्दी करें। अभी थोड़े 2-3 महीने पहले तुर्किया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो आप इसको महसूस करिए ना, आपके पास जो हो रहा है वही टेररिज्म है, भारत में जो टेररिज्म है। और फिर मरने वाले कौन है? मरने वाले यहाँ पर भी मुसलमान हैं, और कुर्द भी तो मुसलमान ही है उसमें, ठीक है, उसमें एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, मगर ये कैसे होगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि तुर्किया अपने स्टैंड को दोबारा असर और करेगा। आप इस पर देख लीजिए। फिर मेरे 2 और छोटे सवाल हैं। पहला सवाल कि बहुत नाराजगी आपके बयानों से भी है, देख रहा था कि बहुत भर भर को आपको गालियां दी जा रही हैं, बॉर्डर से आपको जाने क्या क्या कहा जा रहा है, और आपको निशाने पर लिया जा रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जो ओवैसी साहब से बहुत तकलीफ है उन लोगों को। अब ऐसा है ना कि जो शख्स सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता, जो शख्स सच्चाई को देखकर बुखला का शिकार हो जाता है, जिसके पास जवाब नहीं होता सच्चाई का जवाब देने के लिए, तो वो अपनी असलियत पे आ जाता है। और उनकी असलियत यही है कि गाली करो, गाली दो, धमकी दो और कैरेक्टर पे अटैक करो। तो हम जो बोल रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनको बहुत तकलीफ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हो कि कैसे बोल सकते हैं ओवैसी साहब? ये तो ये नहीं भाई, नहीं, आपके सर्टिफिकेट देंगे मुझे, मेरी खबर में आपके सर्टिफिकेट देंगे मुझे, मैं जन्नत में जाऊंगा? अरे मैं अपने अमाल का जवाब मैं दूंगा, और मेरा रब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, उनकी शिफा से हम लोग जाएंगे जन्नत में। तुम कौन होते? अल्लाह जो है रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहा गया, रहमतुल मुस्लिमीन तो नहीं कहा गया। और तुम ये इनको समझना चाहिए कि भैया तो अल्लाह की रहमत सब पे बरसती है जो नेक होता है। तुम अगर कत्ल करोगे, तुम किसी को बेवा करोगे, तुम किसी बच्चों को यतीम करोगे, तुम तो जुल्म कर रहे हो ना। तुम कौन सा नेक काम कर रहे हो बताओ? 26/11 में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। आप उस वक्त, आपको याद होगा, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का इंडिया में था, बिल्कुल शाह साहब थे यहाँ पर, आपने उन करवा दिया, आपने वो भी नहीं देखा। आप वो देख लिया पठानकोट, हमने इस गवर्नमेंट ने गलती की, ISI को बुलाया, पठानकोट देखो आके तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, तुम खामोश हो गए। तुम क्यों कर रहे हैं सब? आपको क्या हासिल होने वाला है? आपका तो मुल्क कहाँ रह गया? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में 2 कंट्रीज का, 2 मुल्कों का वजूद में आना धर्म के नाम पर हुआ। उनके जस्टिफिकेशन देते, धर्म पे कभी नहीं थे। एक पाकिस्तान, एक इसराइल। इसराइल का कहा कि जूस को एक कंट्री मिलना चाहिए, और पाकिस्तान कहा कि हम इस्लाम मुसलमान। आप ये बताइए कि दोनों भी फेल्ड स्टेट हैं, दोनों ह्यूमन राइट्स अब्यूज करते हैं, दोनों में कुछ नहीं है। सब ये लोग सिर्फ मांगते हैं, दो हमको पैसे दो। वो अमेरिका से भीख मांगता है, ये दूसरों से भीख मांगते हैं। तो इनका वजूद में आना ये एक फेल्ड स्टेट है। ये ना प्लुरलिज्म को मानते हैं, डाइवर्सिटी को मानते हैं। आप एक बात जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान ढाका को गए थे, तो वहाँ पर जो नौजवान स्टूडेंट लीडर थे वो उनसे मिले और उनसे कहा कि आपसे हम ये अपील करने आए हैं कि आप उर्दू को ईस्ट पाकिस्तान में इम्पोज मत करिए, हमारी ज़बान बंगला है। तो जिन्ना ने अपनी विक्टोरियन इंग्लिश में कहा कि नथिंग डूइंग, उर्दू यू विल हैव टू लर्न उर्दू, और उर्दू इम्पोज किया। तो बांग्लादेश के वजूद में आने का बीज तो जिन्ना ने बोया था उस वक्त। तो ना ये दोनों प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी को मानते हैं। तो यही चीज़ है, आज इनके पास खुद इंस्टेबिलिटी है। जो कल तक वजीर आजम था उनका, आप जेल में है। वो बताइए क्या क्या आप सोच सकते हैं कि आप जेल में है? अब जेल में, ठीक है, अब जेल में डाल दिया आपने। तो आप पहले अपना गिरेबान में झांक कर देखिए। आप एस्केलेट मत करिए, आप होश के नाखून लीजिए, इसको एस्केलेट मत करिए। जहाँ आपके बुरे अज़ाइम में रुक जाइए।
आगे मत बढ़िए, सोच लीजिए। आखिरी सवाल, आपकी बात हुई अमित शाह साहब से या कहीं जिस तरीके से पुलवामा के बाद बहुत अटैक्स हुए कश्मीरीज पे भी और मुस्लिम्स पे भी, खासकर हमने देखा कि विनय नरवाल की वाइफ को, हिमांशी नरवाल को बहुत टारगेट किया गया, वो भी एक सच्चाई है। मैंने आज की इस मीटिंग में सरकार हुकूमत हिंद से ये कहा कि इस मुल्क में जो यूफोरिया है इस देश की मोहब्बत के लिए, वतन अजीज़ की मोहब्बत के लिए, हर समुदाय में, हमने कहा कि इसको आप इस्तेमाल करिए देश को ताकतवर बनाने के लिए और यहाँ के इत्तेहाद को और मजबूत बनाने के लिए। और जो लोग, हमारी बेटी हिमांशी जो 7वें दिन अपने शौहर को खो दिया, उसने जब कहा कि मुसलमान और कश्मीरियों से नफरत के मुजाहरे मत करिए, तो जिस तरीके से उस हमारी बेटी पर, उसके कैरेक्टर पर गंदगी जो लिखी गई, इसको रोकना चाहिए सरकार को। भाई मैंने कहा कि वो आप जो बेटी आता है मिनिस्टर, सॉरी जो अश्विनी वैष्णव बोला, उनको तो एक्शन लेना चाहिए था, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। इस तरह की हरकतें हम जब करेंगे तो मुस्कुराहट आएगी एलईटी और पाकिस्तान के डीप स्टेट पर। ठीक है, वही साहब से बात की, वही साहब को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत सारे कोई जो आप कह रहे हैं आपकी तस्वीरों पे खूब चढ़ाया जा रहा है, सब हो रहा है। देखिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, वैसे तो इस मुल्क के एक बाइज्जत शहरी के नाते कह रहा हूँ। मैं ना किसी की वाहवाह हासिल करने के लिए, ना किसी की तारीफ के लिए, ना किसी के दबाव में, जो मेरे दिल में है वो बात हमेशा मैं कहता हूँ और सच्चाई का साथ देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी सियासत भी वही है और मुल्क से मोहब्बत तो और मेरी सियासत से ऊपर है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सियासत में कभी आपको तारीफ होती है, कभी फूल मिलते हैं, तो कभी पत्थर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ओवैसी साहब का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बात करते हैं सीमा हैदर की, जो हमारे देश में इल्लीगल आई थी और अभी भी हमारे देश में है, जो कि पाकिस्तान से इल्लीगल आई थी। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि सीमा हैदर को तुरंत जेल के अंदर डाला जाए या इसे डिपोर्ट किया जाए।